दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल तक हम अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को छुपाते थे, आज हम मौत के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। कल तक हमें बताना पड़ता था कि अर्थव्यवस्था चकाचौंध में डूबी हुई है। आज की परिस्थिति में हमें छुपाना पड़ रहा है कि इस देश के भीतर में दवाई, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, हर जगह कतार लगी हुई है। चाहे दवाई चाहिए, चाहे अस्पताल के बेड की ज़रूरत हो, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, या फिर शमशान में जलते हुए शवों को गिनना शुरू कर दिया जाए तो शायद सरकार के आंकड़ों को भी हम पार कर देंगे। हर चीज़ इस देश में छुपा कर परोसी जा रही है और इस परिस्थिति के भीतर में शब्द बेअसर हो जा रहे हैं। इस देश के भीतर में संस्थान अपनी साख को खत्म कर चुके हैं। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं अपनी ज़मीन खोखली कर चुकी है। इस देश के भीतर में कमोवेश हर क्षेत्र के भीतर की जो परिस्थिति है वह बहुत डराने वाली है। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि इस अंधेरी अव्यवस्था के बीच में किसी के पास में कुछ रोशनी बची है जिससे यह उम्मीद देश लगा सके, या किसी की साख ना बची है कि ऐसी एक परिस्थिति को खड़ा कर दिया जा रहा है। और परत दर परत हम व्यवस्था का आकलन कीजिए तो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश के भीतर में अदालतें हो, चाहे इस देश की बैंकिंग सर्विस हो, चाहे इस देश के चुनाव आयोग हो, चाहे इस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर या फिर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, आपको नज़र नहीं आएगा कि किसी की साख इस रूप में बची हुई है कि जहाँ पर उसके तरफ में उम्मीद और आस लगाकर देखा जा सके कि हाँ, कि यह वह शख्स है, कि इसके पास में वह सिस्टम है कि जिसके जरिए इस देश में कोई उम्मीद जगाई जा सकती है। किसी भी क्षेत्र को लेकर ऐसी परिस्थिति अगर इस देश में लगातार बढ़ते जा रही है और सवाल बढ़ते बढ़ते लोगों के मौतों के संख्या पर आकर रुक जा रहा है, लोगों को मिलने वाले ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठने लग जाए, इस देश के भीतर में अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठने लगे, सत्ता के जरिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम जो थे वह सभी अगर झूठे साबित हो रहे तो फिर आपके पास क्या बचा है? और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है तो आज इस सिलसिले को कहाँ से शुरू करें? यह सवाल आज इसलिए है क्योंकि दुनिया के 17 देशों के सामने हमने झोली फैलाई है। यह कहकर दुनिया भी मदद करने के लिए बेबस भी है और उसके सामने एक मुश्किल हालात भी है, क्योंकि जिस महामारी से भारत दो हाथ कर रहा है, दुनिया इस बात को लेकर चिंतित भी है। अगर यहाँ की परिस्थितियों से बात आगे निकली तो फिर कौन कौन से देश में इसके चपेट में आएंगे और क्या वाकई भारत दुनिया के सामने में कल तक सबसे बड़ा बाजार होगा? लेकिन आज के तारीख में यह महामारी का एक ऐसा बाजार है जहाँ पर जिसे जितनी रूप में जो भी चीज़ें खपानी है वो खपा सकता है। शायद इसीलिए भारत में ब्लैक मार्केटियर भी है, शायद इसलिए भारत के भीतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस खरीद फरोख्त के लिए अलग अलग तरीके से राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक संस्था हो, या फिर इस देश के भीतर में राहत न दे पाने का एक सिस्टम हो, सब कुछ फेल क्यों लगने लगा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात आज शब्दों से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जो बेअसर हो चुके हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि इस देश में किसी राज्य का जज इस देश के चुनाव आयोग को मर्डरर कह दे और कहे कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इसने लोगों की जान चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं हथेली पर रखकर एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी है कि जहां आपको मौत आएगी ही। सामान्य स्थिति में ऐसे शब्द चुनाव आयोग को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इन शब्दों का असर सिर्फ 24 घंटे तक के रहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी अगर ऑक्सीजन टैंक को लूटता है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इसका भी असर चंद घंटों तक के रहा। इस देश के भीतर में अलग अलग जगह से यहाँ तक कहना पड़ा कि जब अस्पताल में जब आप मरीजों को दाखिल कराते हैं, RT-PCR सर्टिफिकेट किसके पास है या नहीं यह मत देखिए, इलाज कैसा होगा ये देखिए। पर इनके कुछ घंटों बाद में ही सब लोग भूल गए, यानी शब्द बेईमानी हो गई। और यहाँ से आगे की परिस्थिति शुरू होती है। जब शब्द बेईमानी हो जाए तब संस्थानों की गरिमा खत्म हो जाती है।
और संस्थानों की गरिमा अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में सिस्टम कोलैप्स करना शुरुआत हो जाती है। और सिस्टम अगर कोलैप्स कर गया है तो उस सिस्टम को दोबारा कैसे डेवलप किया जाए, इसकी समझ इस देश के भीतर में या तो किसी के पास में नहीं है, या फिर पूरा सिस्टम इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि ऐसी स्थिति आई ही नहीं है कि किसी की तरफ में उम्मीद और आस की तरफ से देख सके। तो मुझे लगता है कि आज हम इस बात का शुरुआत कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था का आंकड़ा जब छुपाया जाता था तो किसी ने यह महसूस किया नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस देश में मौत के आंकड़े भी छुपाए जाएंगे। इस देश के भीतर में महामारी को लेकर जो चीज़ें एक साल पहले थी वो एक साल बाद में बदल जाएगी, यह कैसा नज़रिया है, उसके लिए बहुत दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। याद कीजिए 21 मार्च 2020 कर्नाटक में पहली मौत हुई थी कोविड से, और 21 मार्च के बाद में अगस्त 2020 तक के मौत का आंकड़ा 50,000 पहुँच गया था। इस बीच में मार्च से लेकर अगस्त तक के क्या कुछ देश ने देखा नहीं देखा। प्रवासी मजदूर के दर्द को देखा, लॉकडाउन को देखा, भूखमरी को देखा, रोजगार चिंते हुए देखा, राजनीतिक सत्ता द्वारा बजाई गई ताली भी देखा, शंख का बजना भी सुना, रोशनी भी की गई और इस देश के हवाई जहाज़ों के जरिए फूल भी बरसाए गए। सब कुछ देखा जब यह आंकड़ा 50,000 तक के पहुंच चुका था। सही आंकड़ा था, कुछ नहीं छुपाया गया था। लेकिन उस अगस्त के बाद 2.5 महीने के भीतर में ऊपर आते आते मौत का आंकड़ा ऊपर आते आते 1 लाख तक के पहुंच गए। यानी मार्च से लेकर अक्टूबर तक के भारत में 1 लाख लोग मर चुके थे। उसके बाद जनवरी 2021 तक के 1.5 लाख लोगों की मौत इस देश में हो चुकी थी, और आज के तारीख में यह आंकड़ा 3 लाख से ज़्यादा पार कर चुका है। हर दिन अप्रैल के शुरुआत में 2000 लोगों की मौत एवरेज चल रही थी, तो आज के तारीख में पिछले 72 घंटों के अंदर में मौत की संख्या लगभग 3000 को पार कर चुकी है। 3000 लोगों की मौत ये बीते 24 घंटों में हो चुकी है। 3293 लोगों की। उस वक्त जो परिस्थिति थी, आज जो परिस्थिति है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। उस समय आंकड़े बताए जा रहे थे क्योंकि उन बताए गए आंकड़ों के जरिए दुनिया की नज़र भारत पर थी। कोरोना से कैसे जूझ रहा है, वर्ल्ड बैंक खड़ा था, IMF खड़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक खड़ा था, यूनाइटेड नेशन खड़ा था, WHO खड़ा था, हर कोई मदद के लिए खड़ा था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है, जब मैं आपको मौत के आंकड़े बता रहा हूँ तब आज 2000 लोगों की मौत हो रही है अप्रैल के शुरुआत से। आज 72 घंटों के अंदर में 3293 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस देश के भीतर में जितने भी शमशान घाट है, जितने भी कब्रिस्तान हैं, जहाँ जहाँ पर आपको जो भी लगता है कि यहाँ पर मरने के बाद इस स्थान पर ले जाया जाता है, उनकी संख्या इस देश के भीतर में जितनी है, और वहाँ पर सामान्य दिनों में जो मौत होती है, कभी मौत कतारों में नहीं लगी है। शव दर शव अभी कतार में लग रहे, 24 घंटे काम कर रहे शमशान घाट के ऊपर में, कब्रिस्तान के भीतर जो मजदूर है वो थके हुए हैं, रो रहे हैं। जिस तरह की मौत वो उम्र दर उम्र देख रहे, बच्चों की मौत देख रहे, युवाओं की मौत देख रहे, बुजुर्गों की मौत देख रहे, लेकिन उनकी तादाद जब आंकड़ों की दृष्टि से सामने आती है तो यह आंकड़े पिछली बरस की तुलना में डराते हैं। लेकिन यह आंकड़े मौतों की संख्या अगर कब्रिस्तान में चले जाए तो तमाम जगहों से जो जानकारी आ रही है तो वो एक डराने वाली है, और शायद हैवानियत की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम मौतों को भी छुपा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति देश ने कभी सोची भी नहीं होगी, किसी ने भी नहीं सोची होगी। उस इकोनॉमी के वक्त भी नहीं सोची होगी जब इकोनॉमिक छुपाई जाती थी, रोजगारी की संख्या छुपाई जाती थी, विकास दर छुपाया जाता था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर में परिस्थिति जो है वो छुपाई जाती। इतना ही नहीं, नोटबंदी जब हुई थी तब मौत जब कतारों में हुई थी वो भी छुपाया गया। प्रवासी मजदूरों की मौत कितनी हुई यह भी जानकारी भी पार्लियामेंट में छुपाई गई, बताया नहीं गया। और अब शमशान दर शमशान, जिले दर जिले, मोहल्ले दर मोहल्ले चले जाइए, यहाँ की अगर आप परिस्थिति देखेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे कि वाकई में अगर हम गिनना शुरू किया जाए और एक रजिस्टर बना दिया जाए तो वो वाइट पेपर एक ऐसा हो जाएगा कि उस देश के ब्लैक सिस्टम को उजागर कर देगा। लेकिन इस देश के आंखों में आंसू नहीं है, इस देश के आंखों में गुस्सा नहीं है, इस देश के सिस्टम की नज़र
इतनी हो चुकी है कि कोई इसका आक्रोश भी नहीं है। इस देश के भीतर में एक निराशा है, एक बेबसी है, एक त्रासदी है। ऐसी स्थितियाँ है, तभी तो इस देश के भीतर में चाहे वो पैसा वालों का साम्राज्य हो, गरीबों का साम्राज्य हो, मिडिल क्लास का साम्राज्य हो, अपने अपने तरीके से अपने अपने घर के भीतर में हर कोई मर रहा है, लेकिन अकेला। सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि इस देश के भीतर में 130 करोड़ जनसंख्या अकेली है। हर व्यक्ति अकेला है, हर मौत अकेली है। एकजुटता का एहसास नहीं है, हो नहीं पा रहा है। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से कोविड से पहले इस देश में अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे छुपाया, इसे भी जानने की ज़रूरत है। कोविड के बाद इस देश में कैसे अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपाया, और कैसे जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं या फिर कुछ संख्या प्राकृतिक तौर पे कम हो जाती है तो हम ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने चीज़ें संभाल ली। लेकिन आज तो सब कुछ पारदर्शी है, सब चीज़ें आपके आंखों के सामने। वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन दे पाने की स्थिति में स्ट्रक्चर नहीं है। 18 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा, पूरा जाइए आप साइट के ऊपर में तो पूरा का पूरा साइट कोलैप्स हो जाता है। 3 या 4 राज्य अपने तौर पे कहते हैं कि हम तो वैक्सीनेशन दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन ही नहीं आया, दवाई तो चाहिए देने के लिए, कहाँ है दवाई। लेकिन फिर भी आज ये टकराव है। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। करोड़ों के तादाद में हमारे पास में वैक्सीनेशन है। आप राजनीति कर रहे, राजनीति ने भी अपनी साख खो दी है, उसकी ज़मीन पोखली हो चुकी है। लेकिन आज जो हम जिस बातों का जिक्र करने वाले हैं, हेल्थ सेक्टर पे आए उससे पहले इकोनॉमिक को देखिए। इस देश के भीतर में पूंजीवादी लोग हैं, उन्होंने इस दौर में सबसे ज़्यादा अपने को दिवालिया घोषित किया। और दिवालिया घोषित करने के लिए जो सरकार का कानून था, जो वित्तीय लेनदारों का ये जो सिस्टम था, उसकी दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं 4,95,970 लोगों ने अपना दिवालिया घोषित कर दिया है। जो लिक्विडेशन वैल्यू निकाली गई वो 1,08,000 के करीबन थी, और जो वसूली योग्य थे उनकी कीमत आकी गई वो 1,97,364 करोड़ है। अब इसके बाद में कैसे चीज़ें कोलैप्स हुई है, एक एक करके देखिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिए, 1,703 यूनिट इस देश के अंदर में कहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं। 205 लोगों को सेटल भी किया गया, इसमें कोई इनकार भी नहीं है। रियल एस्टेट, बैंकिंग, बिजनेस एक्टिविटी, इसके अंदर में 816 देश भरे के लोग दिवालिया हो गए। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए 439 लोग दिवालिया हो गए। होलसेलर और रिटेल 408 लोग या कंपनियों ने अपने तौर पे कहा कि हम दिवालिया हो गए। होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए 95 यूनिट ने कहा कि हम दिवालिया हो गए। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन 200 से ज़्यादा यूनिट ने कहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं। और 427 जो और कुछ ऐसी है जो अलग अलग है। इसके बावजूद भी 1,417 ऐसे मामले फंसे हुए जिनको लेकर अपील करना है, ना सुनवाई हो रही है, पूरी चीज़ें अटकी हुई है। ये इकोनॉमिक जो ढांचा है उनका जो कोलैप्स कर गए थे। उसके बाद आइए इस देश के एजुकेशन सिस्टम में हम जो जान रहे हैं कि इस देश के भीतर में कुछ नहीं हो पा रहा है। स्कूल ऑनलाइन चल रही है, स्टूडेंट कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक लेकर जहाँ पर वीसी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस देश के भीतर में ग्राउंड जीरो पीएमओ, जहाँ से पूरे देश के सिस्टम को चलाया जाता है, उस सिस्टम कहाँ है ये खोजना पड़ रहा है। शायद इसलिए जब हम कोर्ट का जिक्र करते हैं, जब हम सीबीआई का जिक्र करते हैं, आरबीआई का जिक्र करते हैं, मीडिया का जिक्र करते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर का भी जिक्र करते हैं, तो राज्य का सीएम के भी हम जिक्र करते, तो झटके में यहाँ एक सवाल निकल के आता है, तो ये सिस्टम है का? ये तो है ही नहीं। और हम इन्हें मानकर चल रहे कि इनकी मौजूदगी है। हर एक संस्थान अपनी परिस्थिति को छुपाने में है। अदालतें फेल हुई तो इलेक्शन कमीशन को बोला, इलेक्शन कमीशन फेल हुआ तो उसने अपनी मजबूरी और परिस्थितियों को सामने में रख दिया। आरबीआई फेल हुआ तो उसने इस देश के इकोनॉमिक का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। नीति आयोग फेल होता है तो वो आरबीआई पे डाल देता है। इस देश के अंदर में एक से एक सिस्टम जब फेल होते चले जा रहा है तो वो संसद के दिशा में मोड़ दिया जाता है। संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी बरती हुई है।
और ये सारी परिस्थिति हमारे आंखों के सामने में। अब आइए मेडिकल सेक्टर को लेकर। मेडिकल सेक्टर के अंदर में पूरे देश में क्या हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश में जितनी जनसंख्या है, जितनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स है, मरीजों की संख्या है, जितनी बड़ी संख्या में मरीज ना हो उनको वैक्सीनेशन की जो ज़रूरत है, जितनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के बाद जो दवाइयों